अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं और इसमें दिया गया है 2 elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kg per mole. Calculate the atomic masses of A and B. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो एलिमेंट हैं A और B जो आपस में मिलकर के AB2 और AB4 टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। 20 ग्राम बेंजीन में जब 1 ग्राम ऑफ AB2 को डिज़ोल्व किया जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन कम हो जाता है, और जब AB4 का 1 ग्राम डिज़ोल्व किया जाता है 20 ग्राम बेंजीन में तो फ्रीजिंग पॉइंट 1.3 केल्विन कम हो जाता है। जो बेंजीन का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो दिया गया है और हमको A और B के एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम कंपाउंड AB2 और AB4 का मोलर मास निकालेंगे। जो कंपाउंड AB2 होगा उसका मोलर मास इक्वल हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B। और इसी तरीके से जब AB4 का मोलर मास निकालेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B। फिर हमको जो इक्वेशंस मिलेंगे उनको सॉल्व करेंगे और उससे A और B के एटॉमिक मासेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कंपाउंड AB2 है उसका मोलर मास क्या हुआ। तो फॉर कंपाउंड AB2 मास ऑफ AB2 इज 1 ग्राम, mass of solvent benzene is 20 gram, delta TF is equal to 2.3 Kelvin because it is given AB2 lowers 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin। इसका मतलब हुआ कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 2.3 केल्विन कम हो जाता है। तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू 2.3 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज गिवन 5.1 केल्विन kg पर मोल। सो द मोलर मास ऑफ कंपाउंड AB2 विल बी इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। 1000 इंटू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट into mass of solute upon depression of freezing point into mass of solvent। अब हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो 1000 KF की वैल्यू हो जाएगी 5.1, मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम, depression of freezing point is 2.3 Kelvin and mass of solvent is 20 gram. So it will be equal to 1000 into 5.1 into 1 upon 2.3 into 20. On solving we get 110.87। अब हम बिल्कुल इसी तरीके से कंपाउंड AB4 के लिए मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए डेटा दिया गया कि मास ऑफ सॉल्यूट AB4 इज इक्वल टू 1 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 20 ग्राम, डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज 1.3 केल्विन। इसमें दिया गया है 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर्स इट बाई 1.3 केल्विन। मीन टू से जब AB4 के 1 ग्राम को डिज़ोल्व किया जाएगा 20 ग्राम बेंजीन में तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 1.3 केल्विन कम हो जाता है। इसका मतलब ये
सीधा सीधा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया। तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू 1.3 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 5.1 केल्विन kg पर मोल। सो द मोलर मास ऑफ कंपाउंड AB4 विल बी इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। तो हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1000, KF की वैल्यू हो जाएगी 5.1 इंटू स्मॉल w की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन डेल्टा TF की वैल्यू 1.3 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 196.15। अब हम मोलर मास ऑफ कंपाउंड और एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स दोनों का इक्वेशन बनाएंगे। नाउ मोलर मास ऑफ कंपाउंड AB2 विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ A Ma plus 2 into atomic mass of B. We have already calculated 110.87. So this is equation number 1, and the molar mass of compound AB4 will be equal to atomic mass of A plus 4 into atomic mass on B. तो इसकी भी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी और वो थी 196.15। तो ये इक्वल हो जाएगा 196.15 फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, 4mb माइनस 2mb मीन टू से 2mb विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 196.15 में सब्सट्रैक्ट करेंगे 110.87 तो हमको मिल जाएगा 85.28 और द वैल्यू ऑफ mb विल बी इक्वल टू 85.28 अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू 42.64। अब हमें mb की वैल्यू मिल गई, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें ma की वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। अब हम इक्वेशन 3 से mb की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल जाएगा, ma इज इक्वल टू 110.87 माइनस 2mb और mb की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 42.64। सो द वैल्यू ऑफ ma विल बी इक्वल टू 110.87 माइनस 2 इंटू mb एंड वैल्यू ऑफ mb इज 42.64। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 110.87 माइनस 85.28 विच विल बी इक्वल टू 25.29। तो ये एटॉमिक मास ऑफ A हो गया और ये एटॉमिक मास ऑफ B। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं और इसमें दिया गया है एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bars at the same temperature, what would be its concentration? तो इसमें दिया गया कि 300 केल्विन पर 1 लीटर सोल्यूशन में 36 ग्राम ग्लूकोज है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार है। यदि इसी टेम्परेचर पर कोई दूसरा सोल्यूशन है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार है तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो उसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या होगा ये हमको पता लगाना है। वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर P इज इक्वल टू C इंटू S इंटू T और इट कैन आल्सो बी रिटन एज P इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T। R और S is termed as solution constant and its value is equal to gaseous constant R. So we can also write C into R into T. अब सेम टेम्परेचर T पर फर्स्ट और सेकंड सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे तो फर्स्ट सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर P1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू S इंटू T और P2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2 इंटू S इंटू T
फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. दिस इम्प्लाइज दैट C2 विल बी इक्वल टू C1 इंटू P2 अपॉन P1. तो C1 इंटू P2 अपॉन P1 हो गया. C1 की वैल्यू हो जाएगी W अपॉन M इंटू V इन लीटर. C जो है वो मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इन लीटर. तो W अपॉन M इंटू V हो जाएगा इंटू P2 अपॉन P1. जो फर्स्ट सोल्यूशन है उसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट मीन टू से मास ऑफ ग्लूकोज दिया गया 36. ग्लूकोज का मोलर मास निकालेंगे. M इज इक्वल M फॉर C6H12O6 will be equal to 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16. तो ये हो जाएगा 180. 180 हो जाएगा तो 180 रख दिया इंटू P2 दिया गया 1.52 बार अपॉन P1 जो है वो दिया गया है 4.98 बार. 4.98 it will be equal to 0.061 mole per liter. This is the required answer. This was about question number 22. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. सजेस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स. नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेक्टेन. Second pair is I2 and CCl4. Third pair is NaCl4 and water. Fourth pair is methanol and acetone. Fifth pair is acetonitrile and acetone. हमें इन पेयर्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप को बताना है. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है. और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो कई तरीके से के होते हैं. उनमें से जो पहला टाइप होता है वो कहलाता है डाइपोल इंटरेक्शंस. अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो उसमें इस तरीके से वो एडजस्ट करते हैं एक दूसरे को कि एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड के एडजेसेंट होता है और अट्रैक्ट करता है. दूसरे होते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस. अगर किसी सॉल्यूशन में आयन है तो वो नाइबरिंग मॉलिक्यूल जो कि पोलर है उसको इस तरीके से एडजस्ट करता है कि उसका अपोजिटली चार्ज एंड आयन के पास हो और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है. इस अट्रैक्शन फोर्स को आयन डाइपोल फोर्स कहा जाता है. तो ये आयन डाइपोल फोर्सेस हो गए. थर्ड टाइप है डिस्पर्सन फोर्सेस. थर्ड टाइप इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होते हैं वो डिस्पर्सन फोर्सेस होते हैं. साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज लॉन्डन. उन्होंने बताया कि अगर मॉलिक्यूल में पोलरिटी नहीं है तो उसमें नॉर्मल स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कोसेंट्रिक होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं. और
बहुत ही कम समय के लिए बहुत ही कम टाइम के लिए इस तरीके से मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज एडजस्ट होता है कि पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। मीन टू से पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट हो जाता है और इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता है वो जो नाइबरिंग मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी नहीं थी उसमें भी पोलैरिटी डेवलप करके और उसके अपोजिटली चार्ज एंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इस तरीके से इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस काम करने लगते हैं। ये बहुत कम समय के लिए बनता है, केवल इंस्टेंट एक क्षण के लिए बनता है और उसके बाद ये समाप्त हो जाता है, फिर नया मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनते और बिगड़ते रहते हैं और इंस्टेंटेनियस डाइपोल नाइबरिंग मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप करके उसको अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके के जो फोर्सेस होते हैं उन्हें डिस्पर्सन फोर्सेस कहा जाता है। और ये जो तीनों अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं मीन टू से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है वान डेर वाल फोर्सेस। एक टाइप और है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, उसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट हो जाता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। जब ये शिफ्ट हो जाएगा इसकी तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस तरह एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करता है और इस अट्रैक्शन फोर्स को ही कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो रहा इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बारे में। अब हम जो पेयर दिए गए उसमें देखेंगे कि किस टाइप का इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो सबसे पहले जो पेयर दिया गया वो नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन दिया गया। तो नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल ऑक्टेन दोनों ही नॉन पोलर होते हैं, बोथ आर नॉन पोलर। तो जब नॉन पोलर होंगे तो उसमें डिस्पर्सन फोर्सेस होंगे। तो डिस्पर्सन फोर्सेस हो गए I2 एंड CCl4, ये दोनों ही नॉन पोलर हैं तो इसमें भी डिस्पर्सन फोर्सेस काम करेंगे। NaCl4 एंड वाटर, इसमें क्या होगा कि NaCl4 आयनाइज हो जाएगा Na+ और ClO4- आयंस में, और वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है तो इसमें आयन डाइपोल फोर्सेस काम करेंगे। मीथेनॉल एंड एसीटोन, मीथेनॉल भी पोलर होता है और एसीटोन भी पोलर होता है तो इसमें डाइपोल फोर्सेस काम करेंगे। एस्टोनाइट्राइल एंड एसीटोन दोनों ही पोलर होते हैं तो इसमें भी डाइपोल फोर्सेस काम करेंगे। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं और इसमें दिया गया है बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन नॉर्मल ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन। नॉर्मल ऑक्टेन में हमें सॉल्युबिलिटी देखनी है कि किसकी कम होगी और किसकी ज़्यादा होगी। किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस तरीके के हैं। अगर सॉल्यूट पोलर होगा तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा।
अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तो ये सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। और अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट पोलर है तो डिसॉल्व नहीं होता। और अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता। मीन टू से लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो वो पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेगा और नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करेगा। और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर होगा तो वो पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है। जो नॉर्मल ऑक्टेन होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो सॉल्बिलिटी जो होगी वो हैंस सॉल्बिलिटी इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व लाइक। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी विल बी एज फॉलोइंग। क्योंकि सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है तो इसमें नॉन पोलर सब्सटेंस ज़्यादा डिसॉल्व होंगे और पोलर सब्सटेंस कम डिसॉल्व होंगे। साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर होता है तो ये डिसॉल्व होगा। KCl आयनिक है और जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। CH3OH पोलर सब्सटेंस है तो इसकी सॉल्बिलिटी कम होगी। CH3CN भी पोलर सब्सटेंस है तो इसकी सॉल्बिलिटी भी कम होगी। अगर इन दोनों में देखते हैं तो इसकी पोलरिटी ज़्यादा होगी और इसकी पोलरिटी कम होगी, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा और ये कम सॉल्युबल होगा। सबसे कम सॉल्युबल होगा KCl क्योंकि ये आयनिक सॉल्यूट है। इससे ज़्यादा होगा CH3OH क्योंकि इसमें पोलरिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू CH3CN। तो CH3CN इससे भी अधिक सॉल्युबल होगा और सबसे ज़्यादा होगा साइक्लोहेक्सेन। सो दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन नॉर्मल ऑक्टेन। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं और इसमें दिया गया है अमंग अस द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। फिनॉल, टॉलिन, फॉर्मिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्लोरोफॉर्म, पेंटेनॉल। इस क्वेश्चन में कंपाउंड्स दिए गए और हमें ये पता लगाना है कि कौन सा कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा, कौन सा पार्शियली सॉल्युबल होगा और कौन हाईली सॉल्युबल होगा। वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट होता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर कोई सॉल्यूट ऐसा होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ तो वो मोर सॉल्युबल होगा, और अगर पोलर होगा तो वो लेस सॉल्युबल होगा, और अगर नॉन पोलर होगा तो वो इनसॉल्युबल होगा। वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट and it has intermolecular hydrogen bonding. The solubility of compound is governed by the principle of like dissolves like. So the solubility of given compounds will be as following. First compound is phenol. It will be partially soluble due to having polar OH group and form hydrogen bond with H2O. इसमें पोलर OH ग्रुप होगा और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो पार्शली सॉल्युबल होगा। टॉलिन इनसॉल्युबल होगा क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्यूट है। फॉर्मिक एसिड हाईली सॉल्युबल होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इथाइलिन ग्लाइकॉल भी हाईली सॉल्युबल होगा क्योंकि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्लोरोफॉर्म इनसॉल्युबल होगा क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली बहुत कम पोलरिटी होती है, यह वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता तो ये इनसॉल्युबल होगा। पेंटेनॉल पार्शली सॉल्युबल होगा क्योंकि इसमें OH ग्रुप में पोलरिटी होती है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेता है।
तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 25. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं. इसमें दिया गया इफ़ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर ml एंड इट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयंस पर kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Na प्लस आयंस इन द लेक. इस क्वेश्चन में दिया गया कि कोई लेक वाटर है और उसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है. 1 kg ऑफ वाटर में 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयंस प्रेजेंट हैं. मोलैरिटी ऑफ Na प्लस आयन को कैलकुलेट करना है. मोलैलिटी और मोलैरिटी इस केस में इक्वल होगी, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V इन लीटर, और मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इन kg. मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. वाटर के लिए डेंसिटी हमें पता है कि 1 होती है, तो जितना वॉल्यूम लीटर में होगा उतना ही मास हो जाएगा केजी में. और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आर प्रेजेंट पर kg ऑफ वाटर, मीन टू से 1 kg वाटर में 92 ग्राम Na प्लस आयंस के प्रेजेंट हैं. तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W. इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 4. सिंस मोलैरिटी is equal to molality, so it will be equal to 4, because for water the density is 1, so the volume of water in liter will be equal to mass of water in kg. This was about question number 26. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, और इसमें दिया गया है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS copper sulphide is 6 into 10 raised to power minus 16. Calculate the maximum molarity of CuS in aqueous solution. इसका मतलब ये हुआ कि CuS के लिए, कॉपर सल्फाइड के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 6 into 10 raised to power minus 16, और हमको कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है. तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ ए कंपाउंड टू डिसॉल्व इनटू सॉल्वेंट, और मोलैरिटी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है. तो जो मोलैरिटी की वैल्यू होगी वो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी in terms of mole per liter. The dissociation of CuS will be as following. CuS will dissociate into Cu2 plus S2 minus. जो क्यूप्रिक सल्फाइड दिया गया, जब ये डिसोसिएट होगा तो क्यूप्रिक आयंस बनेंगे और सल्फाइड आयंस बनेंगे. हमने ये मान लिया कि कॉपर सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी S है, S मोल पर लीटर. तो जब ये डिज़ोल्व होगा, जो आयन प्रोड्यूस होंगे वो भी S मोल पर लीटर होंगे. सो द वैल्यू ऑफ KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर वैल्यू निकालते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन into concentration of sulfide ions, because KSP will be equal to
concentration of Cu2 plus ions into concentration of S2 minus ion, मीन टू से क्यूप्रिक आयन इंटू सल्फाइड आयन। इनकी वैल्यूज़ S और S हैं। जब हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो हमें मिल जाएगा KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। So the value of S will be equal to under root KSP। इसको सॉल्व करेंगे तो KSP की वैल्यू दी गई है 6 इंटू 10⁻⁻16। तो अंडर रूट 6 इंटू 10⁻⁻16, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.45 इंटू 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 27। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। इसमें दिया गया है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन H2 नाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ H2 नाइट्राइल। इसमें दिया गया है कि हमें उस सलूशन में एस्पिरिन का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है जिसमें 450 ग्राम H2 नाइट्राइल सॉल्वेंट में 6.5 ग्राम एस्पिरिन डिज़ोल्व। तो परसेंटेज बाई मास इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। W represents mass of solute and capital W represents mass of solution, mean to say solute plus solvent. So it will be equal to mass of solute is 6.5 gram upon mass of solute plus mass of solvent। तो एस्पिरिन का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 6.5 और H2 नाइट्राइल का हो जाएगा 450। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.424। This is the required answer and this was about question number 28। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं और इसमें दिया गया है नैलोरफिन C19H21NO3 सिमिलर टू मॉर्फिन इज यूज्ड टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स इन नारकोटिक यूजर्स। डोज ऑफ नैलोरफिन जनरली given is 1.5 milligram. Calculate the mass of 1.5 into 10⁻⁻³ मोलल एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। इसका मतलब हुआ कि नैलोरफिन जो कि मॉर्फिन की तरह ही होती है, उसका यूज़ जो मॉर्फिन यूज़र होते हैं उनके लक्षणों के विरुद्ध काम करती है। मॉर्फिन का मतलब अफीम से होता है और इसमें हैबिट फार्मिंग प्रॉपर्टी होती है। तो मॉर्फिन से जो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं उनके विरुद्ध नैलोरफिन काम करती है। नैलोरफिन का जो डोज दिया जाता है वो 1.5 मिलीग्राम होता है। हमें उस सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करना है जिसकी मोलैलिटी 1.5 इंटू 10⁻³ है और वो जो रिक्वायर्ड डोज है 1.5 मिलीग्राम उसको कंटेन करती है। इसे सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन दिया गया है उसकी मोलैलिटी दी गई है। मोलैलिटी मीन्स होता है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। तो 1 kg में नंबर ऑफ मोल्स इतना हो जाएगा। फिर हम इस सॉल्यूशन में नैलोरफिन का क्या मास होगा वो निकाल लेंगे। इसके बाद फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे।
तो टोटल मास हो जाएगा मास ऑफ नैलोरफिन प्लस मास ऑफ वाटर विच इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट। इस तरीके से हमें मास ऑफ नैलोरफिन एंड टोटल मास ऑफ सोल्यूशन पता लग जाएगा। फिर इसके बाद हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 1.5 मिलीग्राम नैलोरफिन वाले सोल्यूशन का मास कितना होगा। 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ नैलोरफिन मीन्स 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ नैलोरफिन आर डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। मोलरिटी दी गई, मोलरिटी का मतलब मैंने बताया कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। तो एक्वस सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट वाटर होगा, तो 1 kg वाटर में 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ नैलोरफिन डिजॉल्व होंगे। इससे हमें मास ऑफ नैलोरफिन पता लग जाएगा कि जो सोल्यूशन है उसमें मास ऑफ नैलोरफिन कितना होगा। मास ऑफ नैलोरफिन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नाउ मोलर मास ऑफ नैलोरफिन C19H21NO3 will be equal to 19 into 12 plus 21 into 1 plus atomic mass of nitrogen 14 plus 3 into atomic mass of oxygen 16। इसको सॉल्व करेंगे, ये 311 ग्राम पर मोल आएगा, पर मोल। So the mass of nailoorfin in 1.5 into 10⁻³ molar solution will be equal to number of moles of nailoorfin into molar mass. Number of moles of nailoorfin is 1.5 into 10⁻³. So it will be equal to 1.5 number of moles of nailoorfin into मोलर मास 311 ग्राम्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.467 ग्राम। सो द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट, मीन टू से मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ नैलोरफिन विच विल बी इक्वल टू 1000.467 ग्राम। अब सोल्यूशन के इस मास में नैलोरफिन का मास जो है वो 0.467 ग्राम है। तो हमें ये पता लगाना है कि 1.5 मिलीग्राम नैलोरफिन वाले सोल्यूशन का मास कितना होगा। फॉर 0.467 ग्राम ऑफ नैलोरफिन मास ऑफ सोल्यूशन इज 1000.467 ग्राम। सो for 1.5 milligram, or it can also be written as 1.5 into 10⁻³ gram of nailoorfin, mass of solution will be equal to 1000.467 into 1.5 into 10⁻³ upon 0.467। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3.21 ग्राम। This is the required answer. This was about question number 29. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं और इसमें दिया गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन इन मीथेनॉल। हमें बेंजोइक एसिड का वो मास कैलकुलेट करना है जो 0.15 मोलरिटी वाले सोल्यूशन के 250 ml के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें मोलरिटी दी गई है और मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट मीन टू से मास ऑफ बेंजोइक एसिड ये रिक्वायर्ड है, कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज 250 ml विच विल बी इक्वल टू
0.25 लीटर। मोलैरिटी M is given 0.15. So the required mass of benzoic acid, small w will be equal to molarity into molar mass of benzoic acid into volume in liter। मोलैरिटी गिवन है, मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए C6H5COOH, इट विल बी इक्वल टू 6 × 12 + 5 + 12 + 2 × 16 + 1, which will be equal to 72 + 5 + 12 + 32 + 1, it will be equal to 122। तो वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो मोलैरिटी की वैल्यू 0.15 है, इंटू मोलर मास भी हमने कैलकुलेट कर लिया 122, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.575 ग्राम। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 30।